चलो, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट करा था डुलोंग एंड पेटेट लॉ। उसके बाद हमने फोनॉन्स के बारे में थोड़ा जाना। अभी हम आज की जो क्लास हम ले रहे हैं इसमें हम बात करेंगे, आप कह सकते हो क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी। ओके, प्रपोज किसने किया था? आइंस्टीन ने। आप ये भी लिख सकते हो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी। अब जो नेक्स्ट टू थ्योरीज हम पढ़ने जा रहे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज आइंस्टीन थ्योरी एंड सेकंड इज डिबाय मॉडल। ठीक है, तो आइंस्टीन थ्योरी आज हम करते हैं क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, एक क्लास में मुश्किल से एक ही टॉपिक हो पाता है। स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो हम लास्ट क्लास में हम ये बात समझ चुके हैं कि जो क्रिस्टल होता है उसमें जो एटम्स हैं वो कैपेबल है ऑसिलेट करने के लिए। ये हम लास्ट 2-3 क्लासेस से बात कर रहे हैं कि एटम्स आर कैपेबल टू वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन। हमने मोनो एटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन समझा और हमने देखा कि किस तरह से डिस्पर्शन रिलेशन हमें मिला। देन हमने डायटॉमिक समझा। जब हमने डायटॉमिक समझा तो हमें समझ में आया कि फॉरबिडन गैप एग्जिस्ट कर रहा है, यानी बैंड गैप्स की तरह बैंड गैप्स क्रिएट हो रहे थे। पॉलीएटॉमिक में भी बैंड गैप्स सिमिलरली एग्जिस्ट करते हैं। देन हमने समझा कि जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी भी क्रिस्टल को, जब हम हीट दे रहे हैं, इवन हम हीट जब नहीं भी दे रहे हैं, हीट तो उसको रूम टेम्परेचर पे मिल रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो नॉर्मल मोड्स में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। और उस वाइब्रेशन में वो वाइब्रेशन जो कर रहे हैं एटम्स, उस वाइब्रेशन में जो एनर्जी है वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी किस फॉर्म में है, जो इंटरनल एनर्जी है वो मोस्टली वाइब्रेशन से मिल रही है। जो इंटरनल एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है, वाइब्रेशन से मिल रही है। और वहां से हमने समझा कि हम सीवी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा कि जो सीवी की वैल्यू है, सीवी का जो हमने ग्राफ है, पिछली क्लास में हमने देखा कि सीवी का जो ग्राफ बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू डुलोंग एंड पेटेट लॉ, वो कह रहा है कि जो सीवी है विथ टेम्परेचर वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर का, और उसकी वैल्यू सभी के लिए कितनी है, सभी के लिए फिक्स है, कांस्टेंट है। राइट, यही हमने समझा। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में जो ग्राफ है वो ऐसा है। मतलब जब टेम्परेचर की वैल्यू हाई होने लगती है तब तो वो 3R को अप्रोच करने लगता है, लेकिन जब टेम्परेचर की वैल्यू 0 है तब आपका सीवी भी 0 है। और ये जो आपको कर्व दिख रहा है, ये जो सीवी है ये प्रोपोर्शनल है टी के क्यूब के। तो कहीं ना कहीं क्लासिकल थ्योरी फेल हो रही थी ये सारी बातें समझाने में। राइट, ये तो समझ में आ रहा है, हाई टेम्परेचर के लिए क्लासिकल थ्योरी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, बट लो टेम्परेचर के लिए क्लासिकल थ्योरी जो है वो फेल हो रही है। तो हम आइंस्टीन थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी आज की क्लास में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। और क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच में बड़ी सिंपल बात है कि हम जितने भी ऑसिलेटर्स को मान रहे हैं, जितने भी हम ऑसिलेटर्स मान रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सारे जो है सेम फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। और इनकी जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट है, उनकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। इनकी एनर्जी पिछले वाले मॉडल की तरह कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इस बार हम इंटीग्रल यूज नहीं करेंगे। पिछली बार आपने देखा था हमने इंटीग्रेशन यूज किया था, इस बार हम इसकी डिस्क्रीट अप्रोच लेके करेंगे और इस बार हम समेशन का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हम डिस्क्रीट एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, राइट डाउन। ही यूज्ड द प्लैंक्स quantum theory to explain the shortcomings of classical theory, the shortcomings of classical theory। ठीक है, this theory has the following
assumptions. This theory has the following assumptions. Number one, सबसे पहला, a crystal consists of, मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं, लिखते रहो. A crystal consists of atoms which may be regarded as identical and independent हार्मोनिक ऑसिलेटर्स. अब देखो, इंडिपेंडेंट एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम मान के चल रहे हैं. पिछली थ्योरी में भी हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर्स एज्यूम किया था, इंडिपेंडेंट एज्यूम किया था, कपल्ड तो हमने लिया ही नहीं. हमने ये तो माना ही नहीं कि एक अगर ऑसिलेट करेगा तो उसका दूसरे पे कोई इफेक्ट पड़ेगा. तो हमने कपल्ड ऑसिलेशंस तो एज्यूम अभी तक नहीं किया है, ठीक है. लेकिन इस बार हम उनकी जो एनर्जी है बस वो कॉन्टिन्यूअस की जगह पे हम डिस्क्रीट एज्यूम करके चलेंगे. सेकेंड पॉइंट, राइट डाउन, ऑल द oscillators vibrate with the same frequencies due to identical environment. Next, the oscillators are assumed to be quantum oscillators having discrete energy. Next and last, any number of oscillators may be present in the same quantum state. कितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं. ये 4 बेसिक असम्पशंस हैं. तो हमने मान लिया आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, पहली बात. दूसरा, हमने मान लिया कि इन सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है. थर्ड, हमने मान लिया कि उनकी एनर्जी क्या है, डिस्क्रीट है. और हमने मान लिया कि एनी नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जो है, कितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं. ना हम सबको पता है, अकॉर्डिंग टू, राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स कांस्टेंट क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, हम सबको पता है कि ई एन इक्वल टू होता है एन एच क्रॉस ओमेगा. दिस इज व्हाट वी नो. और हम सबको ये भी पता है कि अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी को लिखते हैं, लेट्स से आपने अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर पहले पढ़ा हुआ है, यू माइट हैव डन हार्मोनिक ऑसिलेटर, पढ़ा हुआ है आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर. क्वांटम मैकेनिक्स आपने पेपर पढ़ा है ना पहले, लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में. तो आपने क्वांटम ऑसिलेटर उसमें पढ़ा होगा, उसमें 0 पॉइंट एनर्जी भी पढ़ा होगा, ठीक है. लिखवा देता हूं मैं, राइट डाउन, फॉर n इक्वल टू 0, जब हम n इक्वल टू 0 एज्यूम कर रहे हैं तो E नॉट की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, h क्रॉस ओमेगा बाय 2 आ रही है. ये जो एनर्जी है ये हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है, ये वाली एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर. और जब हम n इक्वल टू 0 ग्राउंड स्टेट, जब हम लोएस्ट स्टेट एज्यूम करते हैं तो कितनी एनर्जी आती है, h क्रॉस ओमेगा नॉट बाय 2, लोएस्ट एनर्जी जो पॉसिबल है. दिस इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी.
मैं इसके ऊपर ना जीरो पॉइंट एनर्जी के ऊपर मैं वैसे एक वर्क भी कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसके ऊपर वीडियो भी बना रहा हूँ पूरी, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो है, क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक है, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब सारे बच्चे लिखेंगे, सारे ऑल ऑफ यू राइट डाउन, ई बार इज कॉल्ड एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर। अब देखो, हमने पिछली क्लास में जब हमने एनर्जी, एवरेज एनर्जी निकाली थी, तो आप लिखना मत, एक मिनट आप समझो। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, वी इंटीग्रेटेड ई टू द पावर माइनस ई अपॉन के बी टी इंटू में, मत लिखना क्योंकि ये प्रीवियस वाली हम लिख रहे हैं अभी, और यहां पर आ गया था ई टू द पावर माइनस ई अपॉन, हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को एज्यूम करते हुए हमने कहा था हम इसको सॉल्व करेंगे। बट दिस टाइम बिकॉज एनर्जी इज डिस्क्रीट, सो दिस टाइम आई एम गोना यूज summation going from all the states between 0 and infinity, n equal to 0 से कहां तक जाएंगे हम, infinity तक जाएंगे, and this is the nth energy state En. Okay, write down where हम सबको पता है En की वैल्यू हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट ले लेते हैं, वेर ओमेगा नॉट उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ओके, नाउ हम इस वैल्यू को इसमें इंसर्ट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, हम लिखेंगे n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट, एक्सपोनेंशियल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे ई पे लिखने में थोड़ी दिक्कत आएगी इस बार, माइनस, लास्ट टाइम भी बहुत प्रॉब्लम हमने फेस करी, मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, एच क्रॉस ओमेगा नॉट अपॉन के बी टी, एक बार चेक कर लो, होल डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा नॉट के बी टी। ई नॉट की है, हाँ ई नॉट है, हाँ, नहीं कहाँ पर कह रहे हो, ये ई बार है, ये वाला कौन सा कह रहे हो, ये है ना, ये नॉट, हाँ ये वाला नॉट, जो ई नॉट की वैल्यू है ना, ये एवरेज होगी। नहीं नहीं बेटे, मैंने n प्लस हाफ लिखा है ना, n की वैल्यू 0 डालूंगा तब होगा ना वो, तो अभी तो nth सेट पे देख रहा हूँ ना। नाउ बच्चों, आई थिंक दिस इज क्लियर। अच्छा, अगर मैं लेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा अदरवाइज, माइनस एच क्रॉस ओमेगा नॉट अपॉन में के बी टी को हम क्या लेट कर लेते हैं, फॉर द टाइमिंग इसको एक्स लेट कर लेते हैं। हम किस किस को एक्स लेट कर रहे हैं, एच क्रॉस ओमेगा के बी टी, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, ठीक है, ऊपर कर रहा हूँ। तो आपकी इक्वेशन अब बन जाएगी n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा नॉट n प्लस हाफ x, है ना, माइनस के साथ हमने हटाना है एक्सपोनेंशियल ऑफ n प्लस हाफ, हाँ सर डिनोमिनेटर में समेशन नहीं है, हाँ समेशन है, बिल्कुल है, समेशन नहीं लिखा, आई एम सॉरी, लगा दो इसमें समेशन, कहाँ नहीं लगाया हमने, और सिर्फ हाँ ऊपर वाले स्टेप में लगाया था, नीचे में नहीं लगाया। एंड समेशन जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है, वो डिफॉल्ट है, बार बार नहीं लिख रहा हूँ, अब 0 से इन्फिनिटी आएगा हर बार, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से एच क्रॉस ओमेगा, तो इंडिपेंडेंट है, इसको तो मैं बाहर कर ही सकता हूँ। बच्चों अब आप ये चेक करो, एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक बार एन 0 डालो, कितना मिलेगा आपको, हाफ मिलेगा, हाफ मिलेगा, ई पे x बाय 2 मिलेगा, करेक्ट। अगला 1 डालो, 3 बाय 2 मिलेगा, ई पे 3x बाय 2 मिलेगा, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, अपॉन में
ऐसे नीचे भी करो, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन कर रही है, 0 से इन्फिनिटी। इसमें डालो, पहले n को 0 डालो, क्या मिलेगा, e टू द पावर x बाई 2 e टू द पावर एंड सो ऑन, ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं e टू द पावर x बाई 2 प्लस e टू द पावर 3x बाई 2, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, थोड़ी देर के लिए मान लो आपके लिए y है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, 1 बाई 2, ओके, जो कि न्यूमिनेटर में है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला अगर मैं y लेट कर लूँ तो ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ओके। तो यानी इसका मतलब h क्रॉस ओमेगा नॉट dy अपॉन में y, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, करेक्ट। तो मैं इसको, ऑब्वियसली बात है, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि लेट मी राइट लाइक दिस, इसको मैं हटा के लिखता हूँ क्योंकि वहाँ जगह भी नहीं है, ठीक है। तो आई विल राइट लाइक दिस, मैं चाहता हूँ कि आपको दिखता ही रहे, तो आप लिखें इसको h क्रॉस ओमेगा नॉट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log of e to the power x by 2 e to the power 3x by 2 and so on। क्योंकि dy by y तो log बन जाएगा ना, आप इसको रिवर्स करके भी देख सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो लाइक सी लाइक दिस। आप इसको देखो एक बार सारे बच्चे, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, log x को सबको पता है, सब बच्चों को पता है कि log x को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है। अच्छा, मैं इसको फॉर द टाइम बिंग इसको y सपोज कर लेता हूँ, log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय वाई इंटू में dy बाई डी एक्स को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो dy बाई डी एक्स न्यूमिनेटर में और y, डू यू अंडरस्टैंड दिस, ऐसे ही था ना हमारे पास में, चेक करो। तो बेसिकली ये जो ऊपर वाली टर्म है ये क्या है, dy बाई डी एक्स, और नीचे वाली टर्म क्या है, तो मैंने उसे क्या लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, फिर y मेरा रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। तो बच्चों हमें मिल जाएगा फर्दर मोर h क्रॉस ओमेगा नॉट। अब हम इसको डिफरेंशिएट करने से पहले इसको एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि डी बाई डी एक्स तो हमें करना ही है। यहाँ पर देखो e टू द पावर में अगर x बाई 2 कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस e टू द पावर x e टू द पावर 2x एंड सो ऑन। ये एक बार चेक करो पहले, थोड़ा ऊपर कर दूं मैं, आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, आई थिंक अब क्लियर है, स्क्रीन आपको दिख रहा है। आई एम सॉरी, मैंने लॉग नहीं लिखा ना बाहर, यहाँ लॉग आएगा। तो h क्रॉस ओमेगा नॉट d बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं log e टू द पावर x बाई 2 प्लस log 1 प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 2x एंड सो ऑन लाइक दिस। अच्छा, साइड में लिख रहा हूं log e टू द पावर x बाई 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बाई 2 log e, एंड log e की वैल्यू 1 होती है, log e 1 होता है, बेस e होता है ना, दिस इज जस्ट x बाई 2। तो d बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में फर्स्ट वाली जो टर्म है वो आपकी x आ जाती है, x by 2 सॉरी x बाई 2, और इसको हम लिख पाएंगे log ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। दिस कैन बी रिटन एज, इसको एक बार देख लो, मान लीजिए e की पावर x t है, 1 प्लस टी स्क्वायर एंड चलता जा रहा है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस टी
करेक्ट। ये ना यहाँ पे मैंने गड़बड़ लिखा है, ये x था, -1 भी आएगा ना अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हो, तो 1 माइनस टी की पावर -1 का अगर आप एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे, यू विल गेट दिस। सो एक्चुअली में 1 प्लस दिस इज टी, दिस इज टी, अगला वाला देखो ये आपका t है, ये आपका t का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस t क्या था, e टू द पावर x, यही था ना, कि पावर -1। ठीक है, वो -1 मैंने आगे लगा दिया क्योंकि यहाँ पे लॉग पे पावर अगर जो भी होगी उसको आगे लिख सकते हैं। और आप उसको भी अगर आपको लग रहा है कि आप एक स्टेप और लिखना चाहते हो, तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, so this will become h cross omega naught d by dx bracket x by 2 minus log 1 minus e to the power x. This is how we can write. अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं फाइनली, h क्रॉस ओमेगा नॉट जो बाहर d by dx लिखा उसको डिफरेंशिएट कर दो, व्हाट यू विल गेट, हाफ मिलेगा माइनस लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x इनटू में यस। तो ये हमारा आ गया h क्रॉस ओमेगा नॉट हाफ प्लस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x। आप सब बच्चे एक बार चेक करो, इसको मैं h क्रॉस ओमेगा नॉट ऐसे भी लिखूंगा तो भी चल जाएगा। देखो आप इसको लिख सकते हो हाफ प्लस 1 अपॉन e पे माइनस x प्लस 1। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, आई थिंक ये भी विजिबल नहीं है ठीक से, दोबारा लिख देता हूँ। देखो ये हमारे पास में आ गया h क्रॉस ओमेगा नॉट ब्रैकेट में हाफ प्लस e पे x लिखा हुआ है, नीचे से e की पावर x कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। h क्रॉस ओमेगा नॉट ब्रैकेट में हाफ प्लस 1 अपॉन e पे माइनस x माइनस। नाउ दिस इज द रिजल्ट वेयर x क्या था हमारा, x हमने क्या लेट किया था, माइनस h क्रॉस ओमेगा नॉट अपॉन, इसको डाल दो, देयरफॉर आपका एनर्जी आ गया, एवरेज एनर्जी आपका आ गया h क्रॉस ओमेगा नॉट ब्रैकेट में हाफ प्लस 1 अपॉन e टू द पावर, या एक्सपोनेंशियल ही लिख देते हैं, h क्रॉस ओमेगा नॉट अपॉन में kbt -1। हाँ इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। आप इसे अगर ओपन अप करोगे ब्रैकेट को तो आपको मिलता है h क्रॉस ओमेगा नॉट बाई 2 प्लस h क्रॉस ओमेगा नॉट बाय एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट h क्रॉस ओमेगा नॉट बाय kbt -1। चलो इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारा एवरेज एनर्जी कैलकुलेट हो गया क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच को कंसिडर करके। अच्छा, एंड सबको पता है टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे भाई, 3n याद है, 3n आपके पास में ऑसिलेटर्स हैं, इनटू में ई एवरेज, ये तो एक ऑसिलेटर की एनर्जी है ना, ऐसे 3n ऑसिलेटर्स हैं तो टोटल एनर्जी आपकी आ गई 3n h क्रॉस ओमेगा नॉट बाई 2 प्लस 3n h क्रॉस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल h क्रॉस ओमेगा नॉट बाय kbt -1। ये है हमारी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इसलिए निकालनी पड़ती है क्योंकि आपको लास्ट क्लास में बताया था कि CV जो होता है del E बाय del T होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नो एक्चुअली U इज अप्रोक्सीमेटली दिस है ना, तो हम यहाँ पर du by dt लिखते हैं इंटरनल एनर्जी,
का डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, इस एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देता हूं, आई विल गेट सी वी। सबको पता है जो फर्स्ट वाली टर्म है ये वाली, इसमें टेम्परेचर है ही नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगी, प्लस 3n एच क्रॉस ओमेगा नॉट। अच्छा, अब आपको पता है कि क्या करें इसके बाद, इसमें तो है टेम्परेचर, करेक्ट। आप 1/z को डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना, वही किया मैंने। 1/, एक माइनस आना चाहिए आगे, -1/z का स्क्वायर इंटू में dz बाई dt। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये मेरा z है, तो अब मैं इसको लिखूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम, इंटू में चेन रूल h क्रॉस ओमेगा नॉट बाय, और t को डिफरेंशिएट कर रहे हो, t को भी तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं, t भी तो है, तो t का क्या होगा, 1/t² माइनस में, फिर तो वापस प्लस हो जाना चाहिए, नोट कर लो इसको। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3n, बिल्कुल ठीक है। देखो कोई गलती तो नहीं लग रही है आप लोगों को, समझ में आ गया सब बच्चों को, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है ये। अब एक काम करता हूं, मैं ना के बी टी से ना मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैं लिख सकता हूं एच क्रॉस ओमेगा नॉट अपॉन में के बी टी का होल स्क्वायर। इज इट फाइन? अब तो ठीक है। के बी का मैंने क्या कर दिया, एक के बी नीचे इंट्रोड्यूस कर दिया, एक ऊपर लिख दिया, सो दैट ये स्क्वायर के अंदर चला जाएगा एक्चुअली के अंदर, और नीचे लिखा हुआ है e टू द पावर h क्रॉस ओमेगा नॉट, ये तो हमारा बच्चों सीवी आ गया। एक काम कर लेते हैं, हम फर्दर लेट कर लेते हैं थीटा ई। इधर देखो सारे ध्यान से, एक मिनट के लिए आप देखो, h क्रॉस ओमेगा नॉट और के बी, इसको मैं लेट कर रहा हूं थीटा नॉट, थीटा ई, h क्रॉस ओमेगा नॉट अपॉन के बी, इसको बोलते हैं आइंस्टीन टेम्परेचर। ठीक है, ई इसलिए लगाया है, आइंस्टीन टेम्परेचर है। एंड अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो आपका सीवी क्या लिखोगे आप, यू विल राइट लाइक दिस 3n के बी सर आइंस्टीन टेम्परेचर क्या है? एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाय के बी, अपॉन में टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर ई टू द पावर थीटा ई अपॉन में टी, ई टू द पावर थीटा ई अपॉन में टी -1 का होल स्क्वायर। सो मैं अभी इस इक्वेशन को ऐसे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, ये हमारा सीवी आ गया। चलिए एग्जाम में हो सकता है ये डिराइव करने के लिए आ जाए, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेट कैलकुलेट हो गई विद द क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। अब हमारा जो प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न क्या है, हमारा जो प्रॉब्लम था वो किससे रिलेटेड था, हम तो सीवी प्रूव करना चाह रहे थे कि 3R नहीं आएगा, और देखिए अब नहीं आ रहा है, अब तो आपको दिख भी रहा है नहीं आ रहा है। अब इसके हम दो स्पेशल केसेस जनरेट कर लेते हैं। एक फर्स्ट केस हमारा है कि जब टेम्परेचर की वैल्यू हाई होगी, हमें ऑलरेडी पता है कि जब टेम्परेचर हाई होगा तब सीवी कितना आता है, 3R आता है। ये भी दिखाना चाहिए इक्वेशन, लेट्स सी कि इक्वेशन इस कंडीशन में वर्क करता है या नहीं। अगर टेम्परेचर हाई है तो मतलब इसका मतलब टी की वैल्यू थीटा ई से बड़ी होगी, टेम्परेचर हाई है, थीटा ई से हम बड़ा हो जाए कर देंगे इसको, मतलब मान लेंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि ई टू द पावर थीटा ई बाई टी -1, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम हमेशा लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हायर ऑर्डर टर्म्स को अगर मैं निग्लेक्ट कर दूं तो ई टू द पावर एक्स को 1 प्लस एक्स तो लिख ही सकता हूं, 1 प्लस थीटा ई बाई टी, ये तो लिख ही सकता हूं, -1 भी लिखा हुआ है, तो क्या मिला आपको, जस्ट अ सेकंड,
तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हेंस हमारा इक्वेशन हो जाएगा CV इक्वल टू क्या मिलेगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, बट आप जस्ट चेक दिस इक्वेशन। मैं अभी मुझे इक्वेशन को भी रेफरेंस में लेना है, तो मैं सामने ही रखता हूँ अभी, बच्चों को सबको दिखना भी चाहिए दोनों। 3 रहेगा, n रहेगा, k भी रहेगा, थीटा ई बाय टी का होल स्क्वायर भी है, एंड e टू द पावर थीटा ई बाय टी, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, नॉर्मल इसको मैं लिख सकता हूं टेम्परेचर की वैल्यू, अभी हमने हमने माना कि टेम्परेचर की वैल्यू हाई है, हमने इस केस में हमने, क्योंकि टेम्परेचर हाई था तो ये वैल्यू बहुत लो थी ना, तो हमने एक्चुअली में इसको लिख दिया 1 प्लस थीटा ई बाई टी, तो मैं लिख ही सकता हूँ इसको, राइट ना। और नीचे क्या था, एक बार नीचे वाली टर्म भी देख लो, वो भी एक बार दिखा दूं इससे पहले, ऊपर चेक कर लो। वन प्लस के से हुआ वन माइनस वन नहीं होगा बेटे माइनस देखो, थीटा ई बाई टी -1 की वैल्यू हमने थीटा ई बाई टी निकाली है, सिर्फ e टू द पावर थीटा ई बाई टी क्या होगा, यही तो होगा। और नीचे बिल्कुल ठीक है। अब ऊपर कर देता हूं। अच्छा बच्चों, अब इसमें हमने, क्योंकि हम जानते हैं कि टेम्परेचर बहुत हाई है, अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो ये वैल्यू क्या क्या होगा, टी हाई है ना, तो थीटा ई बाई टी लो हो जाएगा, तो नियरली नियरली इसको 1 ले सकता हूं, है ना, करेक्ट। मैं ना ये सोच रहा था कि ना, अगर मैं ये कर रहा हूं तो मेरा इक्वेशन आना चाहिए, आई होप रिजल्ट आना तो चाहिए एक बार, मैं क्योंकि मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ से CV मेरा कितना आ जाएगा, 3n KB, ये दोनों तो कट गए बच्चों, तो क्या बच गया, 1 प्लस थीटा ई बाई टी बच गया, और मैंने आपसे कहा था इसको भी इग्नोर कर दो, तो 1 ही तो बच गया, है ना। और बच्चों ये तो सेम है, वही रिजल्ट समझ में आ गया। 3n KB क्या था फॉर 1 मोल गैस के लिए, यस तो इसका मतलब ये हुआ कि CV की जो वैल्यू आ रही है वो हाई टेम्परेचर पे वही आ रही है बच्चों, जो क्लासिकल अप्रोच में आ रही थी। मतलब हमारा जो फॉर्मूला है, जो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच है, वो क्लासिकल को अप्रोच कर रही है जब टेम्परेचर हाई हो रहा है। नाउ टेम्परेचर क्या ले लिया, लो ले लिया, कम टेम्परेचर ले लिया। अब अगर हम टेम्परेचर कम लेते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आता है, चेक करो। कुछ नोट तो नहीं करना, हो गया, ओके। जब टेम्परेचर की वैल्यू हम लो ले रहे हैं तब हम सबको पता है थीटा ई बाय टी -1 की वैल्यू का क्या होगा, e टू द पावर थीटा ई बाई 2। देखो ये वाली वैल्यू बहुत ही हाई हो गई है अभी, तो 1 नेग्लिजिबल है, ये 1 से बहुत बड़ा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हमने 1 को इग्नोर कर दिया। नाउ CV की एक्सप्रेशन चेक करो, हमारा CV क्या आ जाएगा, 3n KB, एक बार इक्वेशन को, क्योंकि इक्वेशन ना सामने होनी चाहिए, इक्वेशन शुड बी देयर, क्योंकि इक्वेशन से तो कंपेयर करोगे ना आप। ओके, सो लेट मी राइट द इक्वेशन हियर। ये इक्वेशन आपके सामने है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आप चेक करो। 3 बच गया, n बच गया, KB बच गया, देन थीटा ई का स्क्वायर बाय टी का स्क्वायर, ठीक है, e टू द पावर थीटा ई बाई टी एज इट इज रहेगा, और नीचे
का स्क्वायर। तो एक तो कैंसिल हो गया ना बच्चों, तो सी बी कितना आ गया, इंटू में थीटा ई का स्क्वायर और टू द पावर थीटा ई टू द पावर, माइनस थीटा ई बाई टू। यस ये आ गया, बिल्कुल ठीक है। एंड बच्चों इफ आई प्लॉट, लिसन केयरफुली, इसका ये जो वैल्यू है डेफिनेटली दिस इज नॉट एक्चुअली जो रियल ग्राफ है ना हमारा। देखो अगर हम इसको प्लॉट करते हैं ना वर्सेस सी बी को, जब हम प्लॉट करते हैं वर्सेस टी, तो जो हमारे एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं ये डॉट्स हैं, ठीक है। और ये जो ग्राफ है बहुत अच्छा फिट करता है जब सी वी किसके प्रोपोर्शनल होता है, टी क्यूब के कर्व वाले पोर्शन में। लेकिन हमारा जो ग्राफ है इट इज़ जो जो हमारी आइंस्टीन का ग्राफ है वो हल्का सा अभी भी उसके ऊपर नहीं आ रहा है, ओके। मतलब बट इट इज़ वेरी क्लोज टू द डेटा पॉइंट्स, ओके, एक्सपेरिमेंटल डेटा पॉइंट्स। अब ये प्रॉब्लम आपकी नेक्स्ट मॉडल में कवर हो जाएगी, ओके, डिबाई मॉडल में कवर हो जाएगी, नोट कर लो। हेंस एक फाइनल कंक्लूजन लाइन लिख लें। हेंस Einstein theory gives much better explanation for the vibration, for the vibration of heat capacity with temperature, with temperature, ठीक है। सर मतलब जो स्लाइड क्वेश्चन आई थी, ये वाली जो रेड लाइन है ये उसकी है। जो ये रेड लाइन है ना ये हमारे इसकी है, दिस इज आइंस्टीन्स रिजल्ट। ये तो टी लो पर है। और ये जो डॉटेड वाला दिख रहा है ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो कि डिबाई मॉडल के क्लोज आ जाएंगे। मतलब जो डॉटेड वाले पॉइंट्स हैं वो टी क्यूब को फॉलो करते हैं विच इज द डिबाई रूल, ओके। ई जो है ये आइंस्टीन थ्योरी थी, ठीक है। और जो डॉटेड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ब्लैक वाले, दीज आर द एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स।